हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों अभी जो है हम हिंदी वर्णमाला की पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं। इसका हमने जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ रखा है स्वर। ठीक है, तो स्वरों के बारे में हमने डीप में जानकारी जो है वो इससे पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कर ली है। और आज का ये जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो हमारा होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। और व्यंजन को हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि कंप्लीटली हम लोग जो है समझने वाले हैं। और जितने भी आपके इंटरेस्ट एग्जाम हैं, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे आपका जो है PSC का हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है आज का ये वीडियो जो है स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस तरह से जो है अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने वीडियो वो नहीं बनाया होगा। तो हम लोग जो है बेहतरीन तरीके से समझेंगे, न कि उसको रटेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप यदि वीडियो में नए हैं तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है, ये सारी चीज़ें तो हमने जो है वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है व्यंजन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। तो व्यंजन हम लोग पढ़े तो हम लोगों को सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या है। ठीक है, तो व्यंजन जैसे कि हम लोगों ने देख रखा कि व्यंजन क्या होता है, ये समझते हैं। व्यंजन यानी कि ऐसे वर्ण, ठीक है, क्या बोला मैं, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? स्वरों की सहायता से, है ना, स्वरों की सहायता से बोली जाती है, बोली जाती है। यही हमारी क्या कहलाती है? तो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का हो गया इसका डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो व्यंजन हम लोग किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जिसको हम लोग क्या करें, स्वरों के सहायता से बोलें। जैसे कि मैं अगर बोलूँ, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, तो अगर मैं क बोलूँ, ठीक है दोस्तों, क, तो ये क जो है कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो ये क कैसे है, यानी कि मैं जब क बोलूँगा तो मेरे को इस क के संग में अ बोलना पड़ता है। क, ऐसा हो रहा है क। तो क जब बोलें तो क के संग में हमें क्या बोलना पड़ रहा है? अ भी बोलना पड़ रहा है। यानी कि जब क को हम लोग साउंड को थोड़ा सा अगर डीप थोड़ा सा खींचें, जैसे क, तो अ की साउंड आने लगती है। अर्थात क्या है, इस क में जो है ये अ जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, किसमें? इस क में ये अ जो है वो छुपा हुआ है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन से बन जाते हैं। वो कौन सा? देखिए, जैसे ये वाला जो हमारा क दिख रहा है, ठीक है, इसमें तो अ है। और ये वाला जो क दिख रहा है जो सेकंड पार्ट में है ना, ठीक, ये फर्स्ट नंबर का क और ये सेकंड नंबर का जिसमें हलंत लगा हुआ है। तो इस वाले में अ नहीं, सॉरी, इस वाले में अ है और इस वाले में अ नहीं है। यानी कि अगर इसमें नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं, इसी को शुद्ध व्यंजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शुद्ध व्यंजन। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये हमारा क्या कहलाता है? शुद्ध व्यंजन कहलाता है। जबकि हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी, तो ये हमारा जो है सस्वर व्यंजन कहलाता है। सस्वर व्यंजन, ठीक है, सस्वर व्यंजन, सस्वर व्यंजन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के व्यंजन होते हैं। एक फर्स्ट जो कहलाएगा क्या है? सस्वर व्यंजन, और दूसरा होगा शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन आप कभी भी देखेंगे तो शुद्ध व्यंजन में हमेशा, जैसे ख लिखूं मैं तो इस ख में हलंत लगा मिलेगा, ग लिखूं तो इस ग में भी हलंत लगा मिलेगा। ये क्या है? शुद्ध व्यंजन है। जबकि अगर यहीं पे केवल हमने ख लिख दिया या केवल ग लिख दिया तो ये क्या हो गया? ये सस्वर व्यंजन है, यानी कि स्वरों के साथ में मिला हुआ व्यंजन है। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए, इसके बाद हम लोगों ने जो है पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा? स्वर। ठीक है, इससे पहले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ रखा है हमने? स्वर पढ़ रखा है और एक पढ़ रखा है व्यंजन। अभी पढ़ने वाले हैं व्यंजन। तो पहले इन दोनों में पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है, कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। जैसे कि हमने अभी व्यंजन देखा तो मैंने कहा कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोली जाए वो क्या कहलाने वाली है? वो व्यंजन कहलाने वाली है। तो स्वर क्या है? स्वर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, ऐसे वर्ण, है ना। कैसे वर्ण? ऐसे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से बोली जाए, यानी कि स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण, है ना, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण
हमारे क्या कहलाते थे, स्वर कहलाते थे। जबकि वहीं पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा कि भाई ऐसे वर्ण जो कि स्वरों की सहायता से, यानी कि स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से, तो जब भी स्वरों की सहायता से कोई वर्ण बोली जाए, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है, बोले जाने वाले वर्ण ये क्या होंगे, ये हमारे व्यंजन होंगे। तो फर्स्ट तो यही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें, ठीक है, दूसरा अंतर अगर मैं बताऊं आपको, तो दूसरा अंतर ये चीज़ है कि स्वरों को जो है हम मात्राओं के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, स्वरों को मात्रा के रूप में लिखते हैं ना, जैसे कि ये हम लोगों ने लिखा अ, तो इसका एक ही लाइन वाला मात्रा होता है ऐसा। जबकि हम लोग आ लिखें, आ की मात्रा, ये अ तो नहीं होता है, बट आ की मात्रा इस तरह से आ की मात्रा हो जाती है। फिर ई की मात्रा लगाते हैं हम लोग, तो इधर से लगा दिए, बड़ी वाली की लगाते हैं इधर से लगा दिए, ऊ की मात्रा लगाएं तो भाई इधर से लगा दिए, और बड़ी वाले की लगाएं तो इधर से लगा दिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम लोग क्या है, इस स्वरों को क्या कर सकते हैं, स्वरों को हम लोग जो है मात्रा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा है मात्रा के रूप में, है ना, मात्रा के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मात्रा के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। ये सेकंड क्वालिटी स्वर की। देखिए, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोगों को डीप में समझना है, रटना नहीं है, समझना है, तो ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और ये एग्ज़ाम में कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा से सब्र करिए, ठीक है, आगे अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इसको क्या है, हम लोग मात्रा के रूप में लिख सकते हैं स्वरों को, लेकिन व्यंजन को कभी आपने देखा है कि हम लोगों ने व्यंजन को मात्रा के रूप में लिखा हो? नहीं। तो ये क्या है, मात्रा के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना, मात्रा के रूप में नहीं लिखा जा सकते, नहीं लिखा जा सकता। तो ये मात्रा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये सेकंड। अच्छा, और एक थर्ड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था, और एक थर्ड और लास्ट देखिए। तो थर्ड क्या कहता है कि ये जो स्वर होते हैं, जितने भी स्वर हैं, ठीक है, तो सभी स्वर कहा जाए, सभी स्वर अंत तक एक जैसी ध्वनि देते हैं, अंत तक एक जैसी, ठीक है, एक जैसी ध्वनि देती है, एक जैसी ध्वनि देती है, ठीक, ध्वनि देती है। वो कैसे, देखिए समझिए, जैसे कि अगर मैं अ बोलूं, अब बोल करके देखिए, इस अ को बोलिए, है ना, तो अगर मैं कितना भी लंबा खींच लूँ इसको, ये हमेशा अ ही रहेगा, ऐसा। या फिर ई को ही खींचो तो ई एक जैसे ही ध्वनि देगी, ऊ को करूँ तो ऊ एक जैसे ही ध्वनि ये देती है। यानी कि सभी स्वर जो होंगे वो अंत तक जो है एक जैसी ही ध्वनि देती है, एक को छोड़ करके। अगर एक चीज़ को हम लोग उच्चारण करें, जैसे ये ऋषि वाला, तो ये ऋषि का री क्या करता है, ये ऐसा वाला री, इसका उच्चारण देने लगता है, यानी कि ये री जो है ई में बदल जाता है, जैसे कि री ई आ रहा है ऐसा लास्ट में। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये री यानी कि ई का स्वर देने लगता है। इसी वजह से इसको हम लोगों ने, आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने क्या है ये स्वर पढ़ा, तो जब हमने स्वर पढ़ा तो स्वर में जो है उच्चारण के आधार पर जब हमने स्वरों को काउंट किया तो उसमें हमने री को हटा दिया था उच्चारण के आधार पर। लिखित के आधार पे हमने इसको काउंट किया, लिखित के आधार पे हमारे पास स्वरों की संख्या, जैसे कि आपको पता है कि हमने 11 लिख रखा है लिखने के आधार पे, लेकिन बोलने के आधार पे यानी कि उच्चारण के आधार पे कितना लिखा था, 10 होता है। तो ये 10 होते हैं, तो इसको हटा दिया गया है। उसको हटाने के पीछे का रीज़न यही है कि भाई ये री जो है वो स्वरों की जैसे, यानी कि अंत तक एक जैसे स्वर नहीं देती है, वो बाद में ई वाला स्वर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था। अब देखिए सभी स्वर तो अंत अंत तक क्या कर रहे हैं, एक जैसे ध्वनि दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग और बात कर लें किसकी, व्यंजन की, तो ये जो है अंत में, है ना, ये क्या करते हैं अंत में, ठीक है, कौन, व्यंजन। तो अंत में ये क्या करते हैं, अंत में स्वरों की ध्वनि, ठीक है, स्वरों की ध्वनि, ठीक है, तो ये स्वरों की ध्वनि में बदल जाती है, ठीक है। अब कोई सा भी आप व्यंजन ले लीजिए, आप उसको उच्चारित करके देखिए। जैसे कि मैं किसी को भी ले लूँ, मान के चलो ग को ले रहा हूँ, तो ये ग को अगर मैं उच्चारित करूँ ग, तो ये पहले तो ग है, लेकिन बाद में ये क्या बन जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अ की साउंड देने लग जा रही है। ठीक है, ये कैसे साउंड दे रहा है, अ की साउंड दे रहा है। तो इसी वजह से जो है ये डिफरेंसेस हमारे पास जो है किसके, एक स्वर और दूसरा व्यंजन में होता है, जो हमें जानना जरूरी है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मात्रा के रूप में लिखे जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं। अब वहाँ पे आपको और दे दिया जा रहेगा ऑप्शंस में, ठीक है, बहुत सारे। तो वहाँ पे अपने को याद रखना है कि उनमें से स्वर को छांट करके निकालना है अपने को, क्योंकि वो स्वर ही हमारा जो है आंसर होने वाला है। क्योंकि मात्रा के रूप में हम लोग केवल स्वर को ही लिख सकते हैं, व्यंजन को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने को यही याद रखना है, ठीक है। तो ये मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग व्यंजन, है ना। तो व्यंजन में हम लोगों को क्या है, सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। तो व्यंजन अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। व्यंजन कौन कौन से है उसको, और उसके जो है वर्ग में कौन कौन से और व्यंजन आते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है। तो आपको एक चीज़ याद रख लेना है, वो है कचट तप, ठीक है। कौन कौन सा, कचट तप, क च ट त और प, ये आपको याद रख लेना है। क्योंकि अगर आपको ये याद है तो आपको सारे जो है वो व्यंजन ही याद हो जाएंगे, व्यंजन के जितने भी वर्ण हैं वो याद रहेंगे। हमें जनरली तौर पर आपने देख रखा होगा कि अगर मैं आपको बोलूं तो ABCD तो आपको Z तक याद होता है ना, ABCD EFG करके आपको Z तक वो याद होगा। बट कहीं हम लोग क को अगर हम लोग देखें तो ज्ञानी तक, क से ज्ञानी तक याद नहीं रह पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को जो है वो दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से आपको क्या याद रख लेना है, आपको याद रख लेना है ये कचट तप, ठीक है। क्या याद रखना है, कचट तप, ठीक है दोस्तों। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, कचट तप, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम लोगों को ये याद रहेगा तो क्या होगा, क से आने वाले जितने भी सेंटेंस हम लोगों को 5-5 का क्रम बनाना है। कितने का, 5-5 का। जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। इसी तरह च के बाद क्या आता है, च, छ, ज, झ, ठीक है। और उसके बाद च, छ, ज, झ, य, ठीक है। फिर ट, तो ट के बाद क्या आता है, ठ, ड, ढ और ण। इसी तरह त के बाद थ, द, ध, न, ठीक है। प के बाद क्या लिखें, प, फ, ब, भ और म, ठीक है दोस्तों। ये अपने को ये कितने हो गए, काउंट करें तो 5 का क्रम है और 5-5 का वर्ग बना हुआ है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, टोटल 25, ठीक है। तो ये 25 हम लोगों को अलग से पढ़ना है। और देखिए कुल व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो कुल व्यंजनों की संख्या हम लोग अगर देखें तो इसे टोटली अगर निकाला जाए तो 39 हो जाएगा, ठीक है, 39 होगा। बट हमें जो है व्यंजनों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो वो 33 लेना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो ये व्यंजन है। इसके अलावा जो हमारे पास काउंट में आता है जो व्यंजन, वो हमारा हो जाता है अंतस्थ व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। या आप उसको जो है ऊष्म व्यंजन के नाम से भी जो जानते हैं, ठीक है। आगे भी हम लोग डिस्कस उसको करने वाले हैं। तो अपने को ये चीज़ें याद रखनी, 25 ये और 4-4 का वो मतलब 8 हो, तो 25 और 8 कितना हो गया, 33। तो ये 33 व्यंजनों की संख्या मानी गई है। हालांकि इसके अलावा हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन 2 हो जाएगा और साथ में हम लोग देखें तो संयुक्त व्यंजन भी है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन को हम लोग देखें तो वो भी 4 हो जाने वाला है। तो इस तरह से हमारे पास जो है व्यंजन जो है वो उसकी क्वांटिटी तो अधिक है, लेकिन हम लोगों को मानना कितना है, 33, ठीक है। तो व्यंजनों की संख्या 33। अब देखिए यहाँ पे क, ख, ग इस तरह से है। तो इस सभी जो ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने को 5 चीज़ें याद रखनी है। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, वो 5 तरीके से ही यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए कौन सा, सबसे पहली चीज़ हमें ये चीज़ मानना है कि जिस भी समूह का ये पहला वर्ड जो दिख रहा है, जिसको मैंने ब्लैक कलर में लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिख पा रहा है, तो ये पहला ग्रुप जो है, ठीक है, इन सभी का ये मुख्य होता है। इस ग्रुप का, इस 5 का मुख्य ये है, इस 5 का मुख्य ये है, इस 5 का ये है और इस 5 का ये है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको याद रखनी है कि इन सभी को एक साथ क्या कहा जाता है, इन सभी को एक साथ क्या कहा जाता है, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास दिख रहे हैं ना वर्ण, इन सभी को एक साथ क्या कहा जाता है। तो इन सभी की अगर हम लोग बात करें तो इन सभी को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन, ठीक, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहने के पीछे का रीजन ये है कि जब भी हम लोग जो है इन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर से जो निकलने वाली वायु है, प्राण वायु है, वो हमारे मुख के जो है कुछ पार्ट को, है ना, सब एक ही जगह को नहीं, अलग अलग पार्ट्स को जो है ये स्पर्श करके बाहर आती है, ठीक है। वहीं पर रुकती है, रुकने के बाद वहाँ स्पर्श होती है, फिर ये बाहर आती है। इसी वजह से उसको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है।
अच्छा, स्पर्शी व्यंजन के अलावा जो है इन सभी व्यंजनों को एक नाम से और जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे वर्गों में लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? वर्गीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें याद रखना है कि इन सब को एक साथ क्या कहा जाता है? एक स्पर्शी व्यंजन और दूसरा वर्गीय व्यंजन। तो दो नाम से इनको जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने देख रखा होगा कोई स्कूल है इस तरह से। ठीक है, ये स्कूल है तो स्कूल में कई क्लासेस होंगी, कई कक्षाएं होंगी। अब जो स्टूडेंट लोग जिस कक्षा में बैठते हैं उनको उन्हीं के नाम से जानते हैं। जैसे कोई अगर 10th क्लास में बैठ गया, 10वीं कक्षा है, यहाँ पे 10वीं कक्षा के में जो लोग बैठते हैं डेली आकर के यहाँ पे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? 10th क्लास के छात्र छात्राएं कहते हैं। तो ये 10वीं कक्षा की हो जाती है। उसी तरह से इस ग्रुप में जिन लोग भी आते हैं उनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्या होता है? अब इस तरह से जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या उनका पर्सनल नाम नहीं होता है? खुद का भी तो नाम होता है कि नहीं होता है? होता है। साथ में वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका भी नाम होता है, यानी कि अलग अलग कास्ट भी होते हैं। उसी तरह से इनका भी है। जैसे कि ये क है तो इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? ये क वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किस नाम से जाना था? कि ये क वर्ग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है क वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग इसको कहा जाता है। इसको च वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, च वर्ग। इसको ट वर्ग के नाम से जाना जाता है, ये है ट वर्ग। इसको त है तो त वर्ग है। ठीक, यहाँ पे प है तो प वर्ग। तो इस तरह से जो है अपने प्रथम जो वर्ण आ रहा है इसके सामने में, उसी नाम से इस लाइन के जो कंप्लीट लेटर्स हैं, कंप्लीट वर्ण हैं, वो जाने जाते हैं। ये सभी के सभी क्या है? क वर्ग हैं, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग, इतने के इतने क्या कहलाएंगे? क वर्ग कहलाएंगे। इसी तरह से च जो है, च, छ, ज, झ, य, तो ये क्या कहलाने वाले हैं? ये सभी के सभी च वर्ग कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, और ण, तो ये सब के सब ट वर्ग कहलाएंगे। यहाँ पे त, थ, द, ध, न, ये क्या कहलाएंगे? त वर्ग। उसी तरह से ये वाले लाइन का जितना भी है वो क्या कहलाने वाला है? ये सभी सभी कहलाने वाले हैं प वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब अगर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा और, तो अब अगर हम लोग देखें तो देखिए ये सभी के सभी जब भी हम उच्चारण करेंगे तो वायु को हम कहीं ना कहीं रोकेंगे। पहले रोकने के बाद जैसे क कहूँ मैं, क, तो ये वायु जो है कहीं ना कहीं हमारे कंठ के पास में, ठीक है, ये जो है ना स्वर तंत्रिका, यहीं पे वायु रुकती है और यहाँ से फिर वो बाहर आती है। देखिए क, आप बोल करके देखिए, वायु ना आपका ये यहाँ पे रुकेगा ना बीच में रुकेगा, वो यहीं पे रुकेगा क। ठीक है, तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं एक चीज़ है, वर्णों के उच्चारण स्थान का एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, मुश्किल से 2 से 4 मिनट का रहेगा और वो इतना ज़बरदस्त रहने वाला है कि आपको लाइफ टाइम जो है वो नहीं भूलोगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको जो है चैनल पे बने रहना है और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये चीज़ समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक चित्र जो है वो बनाता हूँ, डायग्राम। ठीक है, ये आप थोड़ा से ये समझने के लिए है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा बनाने की। तो ये हम लोगों का, चलिए ये हमारा हो गया फेस, इस तरह से है, ये समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इस स्थान पे, तो यहाँ पे हमारा क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है कि नहीं? यहाँ पे क्या है? कंठ है। और कंठ के जस्ट आगे जाए हम लोग, ठीक है, कंठ से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मुलायम वाला पार्ट दिखेगा। मुलायम पार्ट ना, खुरदरा नहीं, एकदम मुलायम वाला पार्ट। हल्का जीभ को एकदम पीछे ले जाओ तो वहाँ एक एपिग्लैंटिस जो है वो लटका हुआ रहता है ना, विक्स की गोली लो, खिंच धूप करो वाला एड आपने देखा होगा, तो जिसमें वो एक कीटाणु रहता है वो झूलता है, उसके जस्ट आगे वाला पार्ट। ठीक है, ये तो इसको हम लोग कहते हैं तालु। इसको क्या कहते हैं? तालु। ठीक है, कई जगह में थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया गया है, बट मेरे पास आप यहाँ पे डायग्राम एक और देख पाएंगे जो अभी मैं यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो वो उसका जो लाइन है इस तरह से दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए वर्णों को जिसने भी बनाया है वो उन्होंने बड़े फुर्सत से बनाया है। ठीक है, कैसे में आप देखिए फिर समझ में आएगा। अब इसके जस्ट आगे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, किसके? इसके जस्ट आगे, तो यहाँ पे हम लोग को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी जो एक और चीज़ है, ठीक, यानी कि आप जीभ के दांत के जस्ट पीछे वाला पार्ट ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ एक कठोर वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको महसूस होगा। उस पार्ट को कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। ठीक है,
क्या कहेंगे, मूर्धा। उसको मूर्धा कहते हैं, मुर्दा नहीं ना, मूर्धा, तो उसको कहेंगे मूर्धा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे मुख में आपने देख रखा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या है हमारा दांत है कि नहीं, दांत है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा दांत है। अब ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें डीप में समझना है। अगर मुझे रटाना होता तो मैं भी चाहूँ तो दूसरे वीडियोस की तरह, जैसे कि बाकी यूट्यूब में जो वीडियोस पड़े हैं उस तरह से मैं आपको भी करवा सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग जो है इसको समझें, क्योंकि एक बार समझ लिया तो ये लाइफ टाइम काम देने वाला है, रटे रहेंगे भूल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये क्या है, हमारा दांत है, यहाँ पे दांत भी है, ठीक है। अब दांत के जस्ट उसके बाद हम लोग देखें सबसे बाहर ये क्या है, हमारे होठ है, ठीक है, होठ है, ओष्ठ कहें जिसको, तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे होठ है, ठीक। तो ये हमारे इतने सारे पार्ट्स हैं जिनको जब हम लोग इन वर्णों को उच्चारित करेंगे ना तो वायु यही रुकेगी पहले, उसके बाद वो बाहर आएगी, ठीक है। तो इसी के आधार पे जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या मिला, कंठ, कंठ के जस्ट आगे आए तो क्या मिलना है, तालु, तालु से और आगे आए तो क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिलने वाला है मूर्धा, मूर्धा के आगे क्या है, दांत, दांत के बाद क्या मिलेगा, होष्ठ, ठीक है, ओष्ठ या होठ। तो ये मिलने वाले हैं। तो 5 चीजें हैं और इन्हीं पांचों के आधार पे जैसे कि अब देखिए सीक्वेंस से मैंने जिस तरह से आपको कहा उसी तरह से आपको याद रखना है। सबसे पीछे क्या मिलने वाला है, कंठ, उसके बाद दूसरे नंबर पे तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धा, चौथे नंबर पे क्या मिलेगा, दांत, पांचवें नंबर पे क्या मिलने वाला है, होठ। तो इसी तरह से हमारे पास 5 पार्ट हो गए, हमारे पास कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट्स हो गए, जहां से हमारे पास जो है वायु रुकेगी फिर निकलेगी। स्पर्श करके नहीं, स्पर्श करके तो हर जगह को आएगी, ठीक है, लेकिन हमें याद रखने के लिए इस चीज को फील करना है कि वो रुकेगी वहीं पे और रुकने के बाद बाहर आएगी। अब बोल करके देखिए, जैसे क में से क के किसी भी लाइन को बोल करके देखिए, ये इसी सीक्वेंस में बनाया गया है। इसीलिए मैं बोल रहा था जिसने भी इन ग्रुप्स को बनाया, इन वर्गों को बनाया, उन्होंने इसको फुर्सत से बनाया है, ठीक है। इसके कहने के पीछे का रीजन यही था, क्योंकि सबसे पहले क्या आया है, कंठ है, ये पहले में क्या आया, कंठ आया। तो ये जो वर्ड है हमारे यहाँ का, ठीक है, क वर्ग, इस क वर्ग का उच्चारण जो है वो कैसे किया जाता है, तो इसका उच्चारण जो किया जाता है दोस्तों वो हमारा होता है कंठ से। कहाँ से किया जाता है, कंठ से। अब बोल कर देख लीजिए किसी को भी, अब देखिए हवा यहीं रुकेगी उसके बाद बाहर आएगी, क हमने यहाँ पे रोक के रखा, क, ठीक है, यहाँ नहीं रुक सकता है वो, को आएगा ही नहीं ऐसा, तो क्या आएगा, क, ख, ग, घ, अंगा। ये देखिए किसी को भी बोल कर देखिए कहाँ पे रुकने वाला है, कंठ पे। दूसरे नंबर पे क्या है, तालु। तो यहाँ से जितने भी वर्ण हैं, ये जो दूसरा वाला वर्ड है, दूसरा कौन सा हमारा, च वर्ग, च वर्ग जो है वो तालु से बोले जाते हैं, तालु से। आप बोल करके देख लीजिए, जैसे कि च, तो वायु यहाँ पे रुकेगी, यानी कि कंठ के ऊपर, ये गले के पास में, च, उसके बाद छ, ज, झ, किसी को भी बोल करके देखिए य, तो सभी यहीं पे रुकेगी, फिर वो बाहर आ रही है। तो ये सब के सब कहाँ पे रुकने वाली हैं, ये तालु से। तो ये सभी के जो उच्चारण स्थान कहाँ से होने वाले हैं, तालु है। थर्ड नंबर पे मैंने कहा मूर्धा, मूर्धा है कौन सा, ट। तो यहाँ पे ट वाले वर्ग को देखिए आप, ये कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से, ठीक है। ऐसे में आपको याद रहने वाला है, अदरवाइज आप रटेंगे तो रटते रह जाएंगे भाई, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है। तो देखिए ट, अब बोल के ट, ये जीभ जो है ऊपर जाएगा दांत के जस्ट पीछे वाला पार्ट, और वहां पे ऐसे उल्टा होकर के वहीं पे वायु को रोक लेगी, उसके बाद वो बाहर से ट, देखिए यहीं पे आकर रुक रही है, ट, ठ, ड, ढ, कुछ भी बोलिए, ण, तो सभी में क्या हो रहा है, ये वहीं पे रुक रही है, उसके बाद ये बाहर आ रही है। तो ये कहाँ से बोले जाने वाली है, मूर्धा। और ये जो त वर्ग दिख रहा है, आप समझ में आ गए, त, ये दांत पे आके रुकती है। अब बोल के देखिए त, जीभ जो है वो दांत को टच करेगी, और वो दांत और जीभ इस तरह से ऐसे टच करके वायु को यहीं पे रोकेगी, यहीं पे वो स्पर्श करेगी वायु, और फिर वो बाहर आएगी। त, देखिए त, ये जीभ जाकर के ऊपर को रोक रही है, त, उसी तरह से थ, द, ध, न, कुछ भी बोलिए आप, ठीक है, पांचों में से किसी को भी बोलिए, इसी तरह से होने वाला है। तो ये सब कहाँ से बोलने जाने वाले हैं, ये सब दांत से। कहाँ से, दांत से, ठीक है। यानी कि इनको वायु कहाँ पे रोक रही है, इनको उच्चारित करते टाइम वायु रुक कहाँ पे रही है, तो वो दांत के पास में रुक रही है। अगर हम लोग देखिए प वाले को, ठीक है, प को, तो आप बोल करके देखिए प, न ये दांत रोक रही है ना कुछ नहीं, डायरेक्टली आपके जो होंठ है दोनों ये जुड़ेंगे
प फिर निकल रहा है। तो ये दोनों के वायु जो है हमारा कहाँ पे रुक रहा है, होठ। इनको वायु को रोकने का काम कौन कर रहा है, जब इनको हम उच्चारित कर रहे हैं तो होठ। तो यहाँ पे प, फ, ब, कुछ भी बोल के देखिए आप, भ, म, ये सब के सब इसी तरह से होने वाले हैं। तो ये कहाँ पे रुक रहे हैं, ये वो रुक रहे हैं होठ पे, हो रहा है। तो इसी तरह से अब देखिए, जिस तरह से जिन जिन लोगों में जो जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से हम लोग उनको नाम भी दे देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके क्लास में कोई बच्चा होगा जो अगर अच्छा पढ़ता है, या कुछ लोग जो अच्छे से पढ़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पढ़ाकू कह देते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी बदमाशी कर रहे हैं, 2-4 लोग, तो उनको क्या कह देते हैं, बदमाश कह देते हैं। ऐसा होता है, कैटेगरीज डिवाइड कर दिए रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो भाई उसी तरह से हम लोगों का ये जहाँ जहाँ से जिस जिस स्थान से बोला गया उसके आधार पे इनका नाम रखा गया है। तो इनको सबको एक साथ क्या कहेंगे, सबको एक साथ तो स्पर्शी व्यंजन कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबको एक साथ क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन कहेंगे, या फिर इसी को वर्गीय व्यंजन कहेंगे। लेकिन अलग अलग अगर पूछा गया, इस ग्रुप को क्या कहते हैं तो क वर्ग कहेंगे, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, च वर्ग कहेंगे, इस ग्रुप को ट वर्ग कहेंगे, इस वाले ग्रुप को त वर्ग, और ये वाले को प वर्ग, इस तरह से कहेंगे। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये उच्चारण कहाँ से होता है, तो हमने सीक्वेंस, सबसे पहला वाला कचट तप में से क जो होगा वो कंठ से होगा। उसके बाद आगे बढ़े तो इधर क्या है, तालु आता है, तालु तालु, ठीक है, तालु से कौन होगा, च वर्ग, ठीक है। उसी तरह से ट से अगर हम लोग देखें तो उसके आगे मूर्धा। उसके बाद देखें तो त वर्ग, तो त जो है वो दांत से होता है, दांत, त दांत में आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद प वर्ग जो है वो होठ में आ रहा है, ठीक है, प, क्योंकि ये होठ जो है वो वायु को रोक के बाहर भेज रही है, इसी वजह से ये होठ से बोले जाने वाले हैं, तो इनको क्या कहेंगे, प वर्ग कहेंगे, ठीक है। अब देखो इन सभी को जहाँ जहाँ से ये बोला गया, कंठ से बोला गया तो इनका नाम कंठ्य भी रखा गया है, ठीक है, क्या रखा गया, कंठ्य, कंठ्य वर्ण या फिर कंठ्य व्यंजन, ठीक है। तो इनको कंठ्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको तालव्य के नाम से जाना जाता है, क्या नाम से, तालव्य, तो इनको तालव्य भी कहा जाता है। ये मूर्धा से बोले जाने वाले हैं, तो इसी वजह से इसको मूर्धन्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मूर्धन्य, ठीक है, तो इनको मूर्धन्य के नाम से भी जाना जाता है। ये दांत से बोले जाते हैं तो इनको दंतव्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दंतव्य, ठीक है। और ये होंठ से बोले जाना है तो इनको कहा जाता है ओष्ठ, क्या कहा जाता है, ओष्ठ, ठीक है, तो इसको होष्ट कहा जाता है, ओष्ट कहा जाता है। तो इस तरह से इनका पर्सनल नाम भी है। अब वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कंठ्य वर्ण हैं। अब वो ऑप्शन में 1 इसमें का रखेगा, 1 ठो, और बाकी कहीं कहीं का उठा के रखेगा। अब कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो क का अगर कचट तप याद है तो क के साथ में जो 5 आएंगे ना वो सारे के सारे कंठ्य होंगे, ठीक है, यानी कि ख कंठ्य वर्ण है, ग भी कंठ्य वर्ण है, घ भी कंठ्य वर्ण है। अगर पूछेगा ठ कौन सा है तो ठ जो है मूर्धन्य है, यानी कि मूर्धा से बोला जाता है, इसी वजह से वो मूर्धन्य है। और अगर फ को पूछ दिया गया, फ जो है होंठ से बोले जाते हैं, आप बोल के भी समझ सकते हैं, तो होंठ से बोले जाते हैं, तो ये कौन सा हो गया, ओष्ठ हो गया, कौन सा हुआ, ओष्ठ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओष्ठ। तो ये तो हो गए इनके खुद के पर्सनल नाम। अब इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी है, 3 चीज़ें और याद रखनी है, वो कौन कौन सा, उसको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखिए ये तो इनके नाम हो गए। अब इसके अलावा जो है कुछ कुछ नाम और रखा गया है, वो कैसे, जैसे कि देखिए इसमें हम लोगों को 2-3 चीज़ें याद रखनी है। 2 इस तरह से रखनी है, ठीक है, वर्ग में, और एक जो है आवर्त में रखना है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास है ये लास्ट, ये च वाला वर्ग। चलिए च से पहले हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं इस तरह से लाइन, ये जो आपको दिख रहा है लास्ट, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट, ठीक, यानी 5वां स्थान जो दिख रहा है ये 5वां वाला, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5वां पार्ट। तो इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको 5वें नंबर पे आ रहा है, इसी वजह से उसको पंचमाक्षर कहा जाता है। तो ये पंचमाक्षर कहते हैं, या फिर उनको अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि उनको बोलने के लिए जो है हमें नाक का उपयोग करना पड़ता है। देखिए ज्ञ कहना पड़ रहा है, नाक और मुंह दोनों का, ठीक है, य ण न म। आप नाक बंद करके बोलेंगे तो नहीं होने वाला है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, अनुनासिक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अनुनासिक, ठीक है। तो ये अनुनासिक भी है। ये कौन सा वाला, ये 5वें नंबर का, यानी कि 5वां वाला, इसी को कहेंगे 5वें नंबर में जो जो आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, पंचमाक्षर कहेंगे, और दूसरा अनुनासिक कहेंगे। किसको भाई, ये 5वें नंबर वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाने वाला है, पंचमाक्षर।
आप देखिए दो चीज़ और अपने को याद रखना है यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा। एक है हमारा इधर ये च वाला वर्ग जो दिख रहा है, ये जितने भी च वर्ग दिख रहे हैं यानी कि च के लाइन में जो जो आएंगे यहाँ तक, ठीक है, पांचों के पांचों च के लाइन में जो भी आए आप नोट्स बनाते बनाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ज़बरदस्त जो है नोट्स आपका बनने वाला है कि फिर दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ेगा और ना कोई दूसरा वाला बुक आपको उठाना पड़ेगा, ठीक। तो और इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, अदरवाइज आप क्या करते हैं कहीं से कुछ और पढ़ लिए कहीं से कुछ और पढ़ लिए, याद करते हैं याद होता नहीं है। तो आप इसी तरह से याद रखिए, इसको क्या कहेंगे पंचमाक्षर कहेंगे। और ये जो च वाला वर्ग दिख रहा है यानी कि च वर्ग, ठीक है, ये जो च वर्ग दिख रहा है इस च वर्ग का एक नाम है, इसको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। क्या कहेंगे स्पर्श संघर्षी, ठीक है दोस्तों। तो ये कहलाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, क्या कहलाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसको आप याद रखेंगे, कौन सा वर्ग च वर्ग। तो ये च वर्ग जो है स्पर्श संघर्षी है, क्योंकि ये जब निकलती है ना तो स्पर्श करके तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में संघर्ष भी करते हैं। देखिए च यानी कि ये एक स्पर्श करके एक घर्षण के साथ में आता है, इसको बोलने में एनर्जी लगती है। च छ देखो कितना जोरदार हो रहा है, ज झ, ठीक है। तो ये संघर्ष करके निकल रहा है, इस वजह से इसको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। अब अगर स्पर्श संघर्षी की बात देखूं तो मैंने यहाँ कहा था आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि तीन चीज़ें यहाँ से मेन हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है और दो चीज़ वहाँ से रखना है, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ है, ये जो हमारा ट वर्ग दिख रहा है, ठीक है, ये वाला तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो ट वर्ग दिखा जो च के जस्ट नीचे में है, ठीक है, कौन सा वाला ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये जो ट वर्ग दिख रहा है यहाँ से लेकर के इस लाइन में जितने भी आने वाले हैं ये ट वर्ग, ठीक है, ये वाला। तो इन ट वर्ग को क्या कहा जाता है यानी कि ट वर्ग। तो ट वर्ग का एक और नाम है, उसको तो मूर्धन्य कहेंगे ही कहेंगे। इस ट वर्ग को क्या कहेंगे मूर्धन्य कहेंगे, उसका पर्सनल मूर्धन्य है। अगर साथ में इनके ग्रुप में पूछेंगे तो स्पर्शी व्यंजन कहेंगे, या फिर पूछा तो वर्गीय व्यंजन भी कहेंगे। तीन नाम हो गया। चौथा इसका और भी अपन पर्सनल नाम है खुद का, और वो है कठोर व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको कठोर व्यंजन, ठीक है। तो इनका अपना खुद का एक नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कठोर व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ से हमारे तो इतने ही हैं, और इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से नहीं बन सकता है, ठीक है। मैंने काफ़ी बुक्स को जो है वो रिसर्च किया है, पढ़ा है, फिर मैं ये वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी अभी तैयारी चल रहा है टेट का, तो वही जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको एक साथ क्या कहेंगे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक साथ क्या कहेंगे, एक साथ इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। चूंकि इनको वर्गों में लिखा गया है इसी वजह से वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। संख्या इनकी कितनी होती है अगर पूछ दिया जाए स्पर्शी व्यंजन की, तो 25 होता है दोस्तों। कितना होता है इनकी संख्या, इनकी संख्या होती है 25, ठीक है। तो स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन को क्या कहा जाता है, तो इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लोग देखें तो इन सभी का अपना खुद का भी नाम है। इसका जो प्रथम लिस्ट में जो जो चीज़ आते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, उन्हीं वर्ग के, यानी कि जो प्रथम में आ रहा है, जैसे क च ट त प कचट तप, तो इन्हीं के नाम से जो है इनके ग्रुप्स को जाने जाते हैं। जैसे ये क के लाइन में जो भी आएगा तो वो क वर्ग होगा, च के लाइन में आएगा तो च वर्ग, छ के वर्ग में आया सॉरी ट के वर्ग में आया तो ट वर्ग, ठ के वर्ग ये त के वर्ग में आया तो त वर्ग, प के वर्ग में आएगा तो प वर्ग, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमें ये सीक्वेंस याद रखना था कि सबसे पहले हमारा कंठ, कंठ के आगे क्या है तालु, उससे आगे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमारा मिलेगा मूर्धा, ठीक है। जो कठोर वाला पार्ट है वहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक ये कठोर वाले पार्ट के जस्ट पीछे पार्ट देखोगे तो वहाँ एक मुलायम पार्ट मिलेगा आपको, ठीक है, नरम वाला, तो वो हमारा तालु हो गया। और ये जो कठोर वाला पार्ट है मूर्धा हो गया। उसके आगे आएंगे तो हमारे दांत है, फिर देखेंगे होठ है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार जो है वो इनको डिजाइन किया गया है। तो क वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग जो है वो तालु से बोला जाएगा, और उसके बाद ट वर्ग देखें तो मूर्धा से बोला जाएगा। किसमें से बोला जाएगा, मूर्धा से। और त वर्ग अगर देखें तो दांत से बोला जाएगा। प वर्ग देखें होठ से बोला जाएगा। 5 है और ये 5 है, ठीक है। तो इनको हम लोगों को याद रखना है। इसी के अनुसार से इनका नाम भी रख दिया गया है। जो कंठ से बोला जाएगा तो कंठ्य वर्ग, ठीक है, इनको कंठ्य वर्ण के नाम से जाना जाएगा। जो तालु से बोले जाते हैं उनको तालव्य कहा जाता है, और जो मूर्धा से बोले जाते हैं उनको मूर्धन्य कहेंगे। दांत से बोले जाने को दंत्य कहेंगे, होठ से बोले जाने को
ओष्ठ कहेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद दो चीज़ और अपने को यहाँ पे याद रखनी है। एक तो इनको पंचमाक्षर कहेंगे या अनुनासिक भी इन्हीं को कहा जाता है। उसका च वर्ग को अपने को याद रखना है कि इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है और ट को क्या कहा जाता है, कठोर व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इतना अपने को याद रखना है। तो ये हमारा यहाँ तक का हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ऊष्म व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है और वो क्यों है, वो ये भी हम लोग जानेंगे। कौन कौन से हैं ये तो सब कुछ बता देते हैं, क्यों है ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं और वो हमारा है अंतस्थ व्यंजन। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन है क्या चीज़। अंतस्थ व्यंजन देखिए, काफ़ी जो साहित्यकार हैं, अगर मैं बुक पढ़ा तो वहाँ से पता चला कि काफ़ी साहित्यकार ये मानते हैं कि ऐसे व्यंजन जो कि स्पर्शी व्यंजन और साथ में ऊष्म व्यंजन के बीच में आते हैं, उन्हें हम लोग जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यदि आप लोग देख लोगे कि बच्चे लोगों का जो पढ़ा होगा यदि घर में या फिर कहीं का भी आप लोग वर्णमाला निकाल करके देखिए, तो वर्णमाला में अगर हम लोग देखें तो स के बाद जैसे कि श श स और ह जो है उनके और ये म के बीच में जो आने वाले वर्ण होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे अंतस्थ व्यंजन ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं वही ही अंतस्थ व्यंजन है। इसी वजह से इसका डेफिनेशन ऐसे भी दिया गया है कि स्पर्शी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में आने वाले वर्ण को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए ये जो मैं 5 यहाँ पे चीज़ बनाया था है ना, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, तालु हो गया, ठीक है, दांत हो गया, होंठ हो गया, इन पांचों के जगह से नहीं बोला जाता है। हम सांस को यहाँ पे नहीं रोकते हैं इन व्यंजनों को बोलने के लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारे अंदर से निकलता है। कहाँ से निकलता है, ये अंदर से निकलता है। और इसको याद कैसे करें, कौन कौन सा है, तो ये हमारे पास होता है य, र, ल और व। ठीक है, तो यार आपका एक यार है, उसको आप क्या करते हैं, लव करते हैं। कहाँ से करते हैं, अंदर से करते हैं, एकदम अंदर से फीलिंग के साथ लव करते हैं। तो आपका एक यार है, उसको आप क्या करते हैं, लव करते हैं। कहाँ से करते हैं, अंदर से करते हैं, दिल से करते हैं। इससे भी याद रख लें कि अंदर से बोले जाने वाले जो भी हमारे वर्ड होंगे वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। और वो कौन कौन से हैं, तो हमारा यार है जिसको हम क्या करते हैं, अंदर से लव करते हैं। तो यार लव है। ठीक है, यार लव, तो यर लव, इस तरह से आपको याद कर लेंगे, यार लव, यर लव। तो य र ल व, ये हमारे पास 4 जो हैं व्यंजन, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो ये तो आपको याद हो जाएगा, यार लव यानी कि य र ल व। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, य र ल व। य र ल व को क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यार है उसको लव करते हैं। कहाँ से करते हैं, अंदर से करते हैं, अंतस्थ से करते हैं, अंदर से करते हैं। ठीक है, इसी से आपको ऐसा याद रह जाने वाला है। ठीक है, ये याद करने के लिए है, बाकी उतना जो है इसको कहा जाए तो सीरियस नहीं लेना है। आगे देखें तो ये जो हमारा यर लव है, इनमें हमारी ये तो चारों के चारों एक साथ हम लोग देखें तो ये अंतस्थ व्यंजन तो हो ही गया। इनके अलावा इनके भी खुद के पर्सनल नाम है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखा ना कि ये लोग का नाम एक साथ तो हम लोगों ने देखा कि इसको स्पर्शी व्यंजन कहें, साथ में वर्गीय व्यंजन भी कह दिए, लेकिन इनका खुद का भी नाम था। ये पंचमाक्षर कहला गया, अनुनासिक कहला गया। ये वाला च वर्ग को हम लोगों ने देखा तो स्पर्श संघर्षी कहला गया। इसको देखा ट को तो कठोर, है ना। तो इसी तरह से, तो उसी तरह से अंतस्थ व्यंजन में भी जो 4 वर्ण हैं, इन चारों का अपना अपना अलग से और नाम भी है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे देखेंगे तो ये जो य है और आपका ये व है, कौन कौन सा, ये 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ये और ये, यानी कि एक य और दूसरा व। तो ये य और व, इन दोनों को जो है, पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो इनको अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है, सॉरी ना, अर्ध व्यंजन बोल रहा था। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अर्ध स्वर। ठीक है, क्या कहा जाएगा, अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कहा जाता है। अच्छा, अर्ध स्वर कहा क्यों जाता है, ये तो सब बता देते हैं। अर्ध स्वर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, अगर मैं य लिखूं, ठीक है, तो ये कैसा बने, ई य, ई य, ई य, ई य। ठीक है, ई और अ को अगर मैं जोड़ूं तो ये कहीं ना कहीं य का साउंड देता है। देखो ना, बोल के देखो आप, ई य ऐसा आ रहा है। और इसी तरह से जैसे कि ऊ प्लस अ, ऊ, तो ये हमें व का स्वर देता है, उ। ठीक है, तो व,
ऐसा स्वर देता है। इसी वजह से हमने इसको क्या कहा गया है, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आपने ये बहुत बार लिखा भी होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखो, कभी आपने देखा है, कभी आपने कौवा लिखा होगा तो कौवा ऐसा लिख देते हो। ऐसी कौवा को कैसे लिखते हैं, कभी कभी ये कौवा, ठीक है, कौवा ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, इस व के जगह में इस अ को हम लोगों ने जो है प्रयोग किया। तो ये इसको हटा करके इसको भी यूज कर सकते हैं। इसी वजह से ये स्वर का भी काम कर रहा है वो, तो इसी वजह से आधे रूप से हम लोग देखें तो ये क्या है, स्वर है। तो इसी वजह से इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगर देखो जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए य वाला, तो अगर हम लोग देखें, कभी कभी आपने देखा होगा महिलाएं, ठीक है, महिलाएं अगर ऐसा लिखते हैं तो आपने महिलाएं ऐसा भी लिखा देखा होगा, ठीक है, महिलाएं ऐसा भी लिखा जाता है। और साथ में आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक है, उधर शायद दिखे ना दिखे, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, जैसे कि महिलाएं, महिलाएं। तो भाई महिलाएं आपने इस तरह से भी लिख रखा और महिलाएं इस तरह से भी लिख रखा, यानी कि ये ए वाला और ये वाला भी। यहाँ पे देखें तो ये आ का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे व का कर रहे हैं। तो भाई इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ इसके प्लेस पे इसको भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ के इसके प्लेस पे इसको भी कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये भी महिलाएं हैं, ये भी महिलाएं हैं, ये कौवा है, ये कौवा है, तो है तो वही। और ये कैसा कर रहा है, तो ये स्वर का भी काम कर रहे हैं। व की जगह में हम स्वर को भी यूज़ कर रहे हैं, आ को कर रहे हैं, य के जगह में ए को कर दे रहे हैं। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये हमारा कहलाता है क्या, ये हमारे कहलाते हैं अर्ध स्वर, ठीक है। तो इनको याद रखना है, य और व जो है ये कौन से हैं, कौन से होते हैं, ये दोनों के दोनों अर्ध स्वर होते हैं। इनके अलावा अब हमारे पास क्या क्या बच गया दोस्त, ये अब हमारे पास बच गया एक र, ठीक है, ये र बचा, और एक बच गया हमारे पास ल। तो इनका भी कुछ कुछ होगा भाई, कुछ ना कुछ क्वालिटी इनमें भी होगी। अब ये इन दोनों में है तो इनमें क्या है, जैसे ये र जो दिख रहा है, ठीक है, इन र को जो है इसको कहा जाता है लुंठित। क्या कहते हैं, लुंठित, ठीक है, लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन। अब ये क्यों कहते हैं, देखें, जब हम र को बोलते हैं ना, तो र जो है वो लुंठित यानी कि लुढ़क करके भी आता है कई बार। आप देखिए जैसे कि र ऐसा, आप ल को नहीं बोल सकते, ल होगा ही नहीं, क्योंकि वाइब्रेट नहीं कर रहा है। तो ये वाइब्रेट करता है, यानी कि लुंठित यानी कि लुढ़क करके आता है। इसी वजह से इसको र को क्या कहा जाता है, लुंठित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अब बोलकर देखिए, जैसे कि पहले कहीं कहीं शो होता था, या अभी भी कहीं शो होता है, तो वहाँ पे प्रोग्राम होता था, तो क्या कहते हैं, जिया रानी, रानी ऐसा, तो र ऐसा करके जो बोलते हैं ना, तो जो वाइब्रेट हो रहा है, जो बार बार ये लुढ़क करके आ रहा है, इसके कारण से इसको क्या कहा जाता है, इस र को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। अगला अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ रहा है हमारा ल। अब इस ल को क्या कहेंगे, ठीक है, य और व को आप याद रखेंगे अर्धस्वर कहेंगे, र को हम लोग लुंठित व्यंजन कहेंगे, और ये ल जो है इसको पार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक, ठीक है, इसको कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्व मतलब होता है बगल से। जब आप ल कहते हैं, आप ल, तो आप देखेंगे जीभ जो है वो ऊपर को टच करता है और वायु बगल से निकलती है, ल। आप बोल कर दे ल, सीधा नहीं निकलता है बल्कि बगल से निकलता है। इसी वजह से जब ल हम लोग बोलते हैं तो जो जीभ है वो ऊपर को टच करके वायु जो है दोनों बगल से निकल जाती है, ल इधर से जा रही है, ठीक है, गालों को टच करते हुए पीछे से निकलती है। इसी वजह से क्या कहा जाता है, इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, जो अंतस्थ व्यंजन है वो कौन कौन से होने वाला है, अंतस्थ व्यंजन हमारे यार है, जिसे हम क्या करते हैं, लव करते हैं, यानी कि य र ल व, यार लव, यर और लव। तो ये हमारे क्या हो जाने वाले हैं, ये हमारे हो जाने वाले अंतस्थ व्यंजन। और इन्हीं अंतस्थ व्यंजन में से य और व यानी कि शुरू और लास्ट को अर्धस्वर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनका जो साउंड है वो कहीं ना कहीं हमारा स्वर की तरह आता है, आधे रूप से स्वर है ये, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में कौवा और महिलाएं को भी देख रखा है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास दो चीज़ बच गया था, ठीक है, कौन कौन सा, एक बच्चा र, दूसरा बच्चा ल। तो र को हम लोग कहेंगे लुंठित व्यंजन, क्योंकि ये लुढ़क करके आता है इसका साउंड। जब हम बोलेंगे र तो ये वाइब्रेट करके कंपन के साथ जो है बाहर निकलता है, इसकी वजह से इसको लुंठित व्यंजन कहेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग ल को देखें तो ल क्या करता है, पार्श्विक है। पार्श्व मतलब होता है बगल, अगल बगल, ठीक है, तो मेरे अगल बगल है ऐसा वाला कुछ, तो कहाँ से निकलने वाला है, बगल से निकलेगा। इसी वजह से इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर हमारे बनते हैं ये अर्ध स्वर से बनता है, ठीक है, और ये भी मोर इम्पॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, क्योंकि बहुत बार जो है ये क्वेश्चंस बना हुआ है कि अर्ध स्वर हैं तो ये य और वह है, और लुंठित व्यंजन या फिर आपका
क्या कहा जाए, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। और व्यंजनों में से बहुत सारे दे रहेंगे, आपको निम्न में से इसको छांट करके निकालना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इनके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और बाकी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है, वो है हमारा ऊष्म व्यंजन। कौन सा, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन क्या है, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको हमें बोलने पे, यानी कि जिसको हम बोलें तो हमारे मुंह से जो है वो गर्म हवा निकले, हवा जो है वो गर्म निकले। यानी कि उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म, है ना, गर्म। तो गर्म हवा जब निकलती है, यानी कि गर्म वायु हमारे मुंह से उनको उच्चारित करने पे अगर निकलते हैं तो वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि श, अब शक्कर वाला श, स और स, और साथ में ह, आप बोल करके ह, आप करोगे ऐसे करके ह, तो आपको कहीं ना कहीं जो साउंड आएगा, तो साउंड के साथ में जो वायु निकलेगी वो गर्म होगी। तो इसके अंदर में कौन कौन से आते हैं, तो अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो वो हमारे पास होता है दोस्तों, कौन कौन सा, एक होगा स, कर का सा, यानी जितने भी स है वो, और एक ह। तो स एक ये है, दूसरा स हमारे पास ये है, और तीसरा स ये है, ठीक है। तो ये तीनों स जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, तीनों स हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, और साथ में ह, ठीक है। तो ये जो ह है ये हमारे क्या हो जाते हैं, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे, ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसको उच्चारित करने पर हमारे मुख से जो है गर्म वायु निकलती है, यानी कि गर्म हवा निकलती है, सीधी सी, इतनी हिंदी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गर्म जब हवा निकलती है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये क्या है, सह, ऐसे करके जब गर्म वायु निकल रही है ना, तो उस गर्मी को आपको सहना है, समझ लीजिए, सह, सह, थोड़ा सी गर्मी सह, ठीक है। जैसे अभी मैं सह रहा हूँ तो थोड़ी सी गर्मी सह। तो अभी हम लोग ऐसे ही करके याद रखें, सह तो मतलब स स स ह, यानी कि सह, तो जितने भी स और ह है तो गर्मी को अपने को सहना है। तो उष्ण व्यंजन यानी कि जब भी गर्मी की बात आए तो अपने माइंड में एक चीज़ लाना है कि हमें गर्मी क्या करनी है, बर्दाश्त करनी, सहना है, यानी कि सह। तो स स स और ह आपको याद रह जाएगा, गर्मी क्या करना है, यानी कि उष्ण को क्या करना है, सहना है, यानी कि सह, सह। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, उष्ण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यार लव, ठीक है। इतने आपको हो गए, और इसको तो आपको पता ही है, स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन, ठीक। तो ये हो गया। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। इसको भी आप नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा और पेशेंस बनाइए, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त होने वाली है क्लास। तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट बात करें, तो ये वाला जो आपने देख रखा है, ठीक है, डमरू का ड और ढक्कन का ढ, तो इन दोनों को एक तरीके से और जो है बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा ड नीचे में बिंदी वाला, और एक होता है हमारे पास ये ढ, ठीक है, ढ, तो ऐसा वाला होता है, ठीक है, ड और ढ। तो इस तरह से हमारे पास भी होता है, जिसके नीचे में हम लोग इस तरह से बिंदी लगा करके भी बनाते हैं। अब इनको जो है और भी नामों से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से 3 नामों से जाना जाता है, और ये तीनों नाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से इसको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल फंसते ही फंसते हैं, ठीक है। एक इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन। अच्छा, उत्क्षिप्त मतलब देखियो, उत और क्षिप्त ये बना हुआ है उत प्लस क्षिप्त से, ठीक है, उत्क्षिप्त इस तरह से बना हुआ है। तो उत्क्षिप्त, उत मतलब कि ऊपर से, और क्षिप्त मतलब कि झटकना, यानी कि जब इनको हम लोग बोलते हैं ना, दोनों वर्णों को, जैसे कि ड और ड, तो जब इनको बोलते हैं ना तो ये ऊपर से झटकती है जीभ, इसी वजह से इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे इसको, क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्योंकि जीभ जो है वो कहाँ से, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से झटकती है, और ऊपर से झटकने के कारण इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। इसके अलावा इनका ये तो पहला नाम है, दूसरा नाम भी है इनका। जैसे कि लोगों का नाम होता है ना, एक जने का एक से अधिक नाम होता है, ठीक है। जैसे कि किसी को अगर हम लोग देखें, मेरा ही ले लो, जैसे संजय, ये नाम है मेरा मेन, बट घर वाले राज बोल देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग आ गए तो भाई ऐसे बड़े भी बोल दिए, क्योंकि बड़े हैं तो इसी तरह से हमारा 2-3 नाम हो जाता है। उसी तरह से क्या है, ये ड और ये
ड। तो इनका भी क्या है, 2-3 नाम है। इनको एक उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये इसको बोलने पर जीभ जो है वो झटकती है ऊपर से, जिसके कारण से ये उत्क्षिप्त होते हैं। क्योंकि उत मतलब ऊपर और क्षिप्त मतलब कि झटकना, तो ऊपर से जब झटकती है तो इसके कारण से इनका नाम पड़ गया उत्क्षिप्त व्यंजन। याद रखना ये दोनों अलग हैं, आप देख पाएंगे तो इसके नीचे में ये बिंदी लगा हुआ, ठीक है, और उसके में नहीं लगा हुआ है। ये दोनों के दोनों स्पर्श व्यंजन है, बटकी। ये अगर हम लोग इसकी बारे में बात करें तो ये क्या हो जाने वाला है, उत्क्षिप्त व्यंजन होने वाला है। अच्छा, उत्क्षिप्त के बाद इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके दो गुण कैसे हैं, मतलब इनको हम लोग इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, ड और ढ। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो अभी जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं तो इनको ऐसे भी बनाया गया है, ठीक है वही सिर्फ बिंदी, तो 2 गुण दर्शा रहे हैं ना, यानी कि इस टाइप के भी लिखा जा रहा है, इस टाइप से भी लिखा जा रहा है, इसलिए इसको द्विगुण भी कहा जाता है। अच्छा, द्विगुण के अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनको जो है, ठीक है, विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकसित, याद रखेंगे, विकसित व्यंजन। अब ये भी प्रश्न बनेगा भाई कि विकसित व्यंजन कौन से हैं, तो विकसित व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो व्यंजन है ये हिंदी से ही विकसित हुए हैं, ये संस्कृत में नहीं है, ठीक है, संस्कृत से नहीं बल्कि हिंदी से ही ये विकसित होकर के बने हैं, ये दोनों के दोनों। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो कि हिंदी से ही क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं, बने हुए हैं, तो वो हमारा होगा विकसित व्यंजन, यही दोनों होंगे, ठीक है। ये दोनों हीरो लोग हैं, इनको याद रखना है भाई। तो ये हिंदी से ही विकसित होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, विकसित व्यंजन कहते हैं। इनका अगर क्या कहा हमें, इनका जो विकास है वो किससे हुआ है, हिंदी से ही, ठीक है। इनका क्या विकास, ठीक है, किससे हुआ, हिंदी से, विकास हिंदी से ही होने के कारण, ठीक है, होने के कारण, तो ये हमें याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब हमें मुख्य 3 चीज़ें और बच गई जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एक अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण, और दूसरा घोषाघोष, तीसरा हमारा बचा हुआ, ये तो कंप्लीट हो गया। तो तीसरा हमारा बचा हुआ क्या रहेगा दोस्तों, वो हमारा केवल बचा है संयुक्त व्यंजन। तो एक हम लोगों को वायु के निकलने के आधार पर देखना है, एक घोष और अघोष देखना है, घर्षण के हिसाब से, और एक हमें क्या देखना है, संयुक्त व्यंजन की किन किन व्यंजनों को मिलाने से कौन कौन सा व्यंजन बनता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और कंप्लीट करते हैं। बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, पेशेंस बना करके रखिए। अब इसके बाद जो है वर्णमाला से कोई भी वर्ण मेरे ख्याल से या फिर कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर थोड़ी देर और आप सब्र करें तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जितने भी व्यंजन हैं उनको हम लोग जो है 2 पार्ट में डिवाइड करने की और कोशिश करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक वायु के निकलने के आधार पर, ठीक है, वायु के निकलने के आधार पे, ठीक है, वायु के निकलने के आधार पे, के आधार पर, ठीक है। वायु के निकलने के आधार पर मतलब वायु कितनी मात्रा में निकल रही है इसके आधार पे, मतलब ज़्यादा निकल सकती है, किसी व्यंजन को बोलें तो ज़्यादा निकले, किसी से कम निकले, ठीक है। तो इसी आधार पे हम लोगों ने क्या है, व्यंजनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक। कौन कौन सा, एक है अल्प प्राण, यानी कि देखिए वायु को क्या कहते हैं, वायु को ही हम लोग प्राण कहते हैं, ठीक है। वायु हमारी क्या है, यही प्राण है। तो इसीलिए जिन वर्णों को कम मतलब जिन वर्णों को बोलें तो कम वायु निकले मुंह से, वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, मतलब कम मात्रा में जब वायु निकलती है किसी व्यंजन या किसी वर्ण को बोलने से तो वो हमारा अल्प प्राण कहलाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है क्या चीज़, तो दूसरा हमारा है अल्प हो गया ये, और दूसरे को क्या कहेंगे, महाप्राण, ठीक है। दूसरा क्या होता है, महाप्राण। तो एक हो गया अल्प प्राण, दूसरा हो गया महाप्राण। महा मतलब कि ज़्यादा, यानी कि जिन वर्णों को बोलने से ज़्यादा मात्रा में मुंह से वायु निकले, प्राण निकले, वायु निकले, हवा निकले, वो हमारी क्या कहलाने वाली है, वो हमारी महाप्राण कहलाएगी, ठीक है। तो वही कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। अल्प प्राण जिनको हम लोग कम मात्रा में, अब अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे कि देखिए ये याद करना बहुत ही आसान है, ठीक। क्यों, अल्प प्राण, देखिए अल्प प्राण कौन कौन से हो गए, ये पहला, ये वाला पहला, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पर्शी व्यंजन है उसमें का पहला, फिर दूसरा छोड़ेंगे तीसरा, ठीक है, और उसके बाद चौथा छोड़ें पांचवा, ठीक है, ये पांचवा। इतने हमारे
स्पर्शी व्यंजन से क्या है, अल्प प्राण है। यानी कि हम कैसे याद रखेंगे, अल्प महा अल्प महा अल्प, ठीक है, अल्प महा अल्प महा अल्प, आया समझ में। यानी कि पहला वाला अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प, यानी कि एक हमारा हो गया। ऐसा भी करके याद रख सकते हैं, जितने भी विषम संख्या है 1 3 5 ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे होंगे अल्प प्राण। और बचे क्या बीच में, 2 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है, यानी कि सम संख्या जो है वो हमारे महाप्राण है, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन में से। अच्छा इसके अलावा देखिए ये अ स्टार्ट हो रहा है अ से, तो अ से ही हमारा अभी हम लोग एक और वर्ण पढ़े जो अ से स्टार्ट होता था, वो कौन सा था दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा था, अंतस्थ, तो अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो ये अंतस्थ व्यंजन भी हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी हमारे अल्प प्राण होते हैं। और क्या बच गया, और एक टाइप पढ़े हम लोग व्यंजन का, वो कौन सा पढ़े, वो हम लोगों ने पढ़ रखा, कौन सा, ऊष्म व्यंजन, है ना, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, इसको आप याद रखें। अच्छा इस ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी नहीं, स्पर्श संघर्षी ये है, च वर्ग है, लेकिन केवल संघर्षी बोल दे तो ऊष्म व्यंजन को ही कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, वो शायद बताना भूल गए थे, इसी वजह से अभी बोल रहा हूँ। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। आप बोल करके देखिए ना, ज्यादा वायु निकलती है, जैसे कि स श श ह। इधर देखिए क को बोलिए, ज्यादा नहीं निकलेगा क, लेकिन क के बाद ख, अब कितनी ज्यादा मात्रा में, क कम, ख ज्यादा, उसके बाद ग कम, उसके बाद घ, फिर उसके बाद ग। तो इसमें कम निकला, इसमें ज़्यादा निकला, इसमें कम निकला, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, ये सीक्वेंस था। इसी वजह से ये सब के सब अल्प हुए, और जिनमें से ज़्यादा वायु निकली वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे महाप्राण हो गए। महाप्राण में इसी तरह से हमारे ये भी आते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सा, ये वाला जो हम जैसे देखो मैं 5 बनाया ना, ये 5 नंबर बनाया, तो ये 5 नंबर जब मैं बनाया, तो अगर मैं इसको केवल ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, और इसके ऊपर में अगर मैं लाइन खींच दूँ, तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास, ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हमारा ड, तो ये जो बिंदी वाला ड जो पढ़ाया, ठीक है, ये वाला बिंदी वाला, ये वाला डमरू का ड नहीं, ये वाला ड, तो ये वाला जो ड है ये भी हमारा अल्प प्राण होता है, और ये वाला जो आया ये हमारा महाप्राण होता है, ठीक है। ड, ये ड है वो ढ है, तो ड में ज़्यादा वायु निकलती है, इसी वजह से इसको महाप्राण के अंदर में रखा गया है, और ये हमारा जो है अल्प प्राण के अंदर में आता है, ठीक है। ये सभी जो है मैं बहुत सारे मैं आपको बोल रहा हूँ, कई साइट्स को देखा, ये जो लिया गया है ये मैं लिया हुआ हूँ आपके जो गूगल से सर्च करके, ठीक है, जो विकिपीडिया है वहाँ से ये लिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रख लेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, तो उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका अल्प प्राण देखें तो 1 3 5 है, मतलब 15 ये हो गए, 15 और 4 ये हो गए, 15 4 कितना हो गया 19, और 1 20। तो दोस्तों इसकी संख्या भी अगर आप बात करें तो इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, कुल 20 होती है। और यहाँ पे 5 और 5 यानी कि दूसरा, ये 5 5 नहीं लिखा है, 2 4 लिखा है, लेकिन कौन सा, ये दूसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का, मतलब 1 2 3 4 5 ये है, और 5 ये तो 10 हो गए, और 10 के साथ ये वाला ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, श श श ह, यानी कि गर्मी को सहना है उष्म को, है ना, तो 4 ये और 1 5, तो कितने हो गए, 5 ये और 10 ये, मतलब 15, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 15 होती है, जबकि इनकी कितनी होती है, 20 होती है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इनके बाद हम लोग देख लेते हैं कंपन के आधार पे, यानी जब भी किसी स्वर को हम लोग जब बोलें, ठीक है, तो जब कंपन होता है तो उसको घोष कहेंगे, और कंपन ना हो तो अघोष कहेंगे। वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा और पेशेंस बनाइए। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, 2 टॉपिक बस बचा हुआ है, तो थोड़ा सा और बने। देखिए तो अगला क्या है, कंपन के आधार पे, किसके आधार पे, कंपन के आधार पे, ठीक है, कंपन के आधार पर। तो कंपन के आधार पर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है घोष और एक है अघोष, जिसको सघोष भी कहते हैं और अघोष भी कहते हैं। तो एक है अघोष, ठीक है, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष, ठीक है दोस्तों। तो एक अघोष और दूसरा सघोष। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें अघोष,
अघोष कौन कौन से होते हैं? तो देखिए नाम से अघोष, अब हम लोग छत्तीसगढ़ी वाले आदमी हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के आदमी, तो हम लोग क्या करते हैं अघोष, इसको हम ऐसे भी करके भी याद रख सकते हैं कि घोष यानी कि चल घोच, ऐसे वाले नहीं होते, चल घोच मतलब खिसक, तो घोष को घोच से भी याद रख सकते हो आप अगर आप चाहो तो घोच मतलब कि उधर खिसकना, तो अघोष मतलब नहीं खिसकना, तो अघोष में हमें नहीं खिसकना है, मतलब खिसकने की जरूरत नहीं है। तो हमें कहाँ से नहीं खिसकना है भाई? स्पर्शी व्यंजन में नहीं खिसकना है। जब भी अघोष कहें तो हमें खिसकना नहीं, यहीं पे रहना है, 1 और 2 नंबर। तो 1 नंबर और 2 नंबर हमारा क्या है? 1 और 2 नंबर हमारा अघोष है, क्योंकि यहाँ अघोष मतलब मत खिसक, कहाँ से नहीं खिसकना है? एक और दूसरे से। घोष मतलब कि वो नहीं हो रहा है ना, मैं ये आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। घोष मतलब खिसकना नहीं है भाई, घोष का मतलब तो होता है कंपन, ठीक है, यानी कि किसी भी क्या है वर्ण को बोलें तो हमारी जो ये ध्वनि है, ठीक है, क्या है? ध्वनि यंत्र यहाँ पे है ना, ठीक है, स्वर यंत्र, इसमें अगर कंपन हो तब हम लोग उसको सघोष कहेंगे, अगर कंपन ना हो तो अघोष कहेंगे, ठीक है। तो पहला और दूसरा नंबर का अघोष है, जैसे कि क ख क ख, कम कंपन है, लेकिन ग, देखिए ग अब हो रहा है, घ अब हो रहा है, ग अब हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या है? अघोष है, जो पहला और दूसरा नंबर। और इधर हम लोग देखें कंपन के आधार पे, तो जो सघोष है वो कौन से पहुंच जाएंगे? तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, अघोष, ठीक है। ये अघोष, ये सघोष, मतलब जिसमें घोष हो, मतलब कि जिसमें कंपन हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? सघोष कहलाएगा, ठीक है। तो अघोष मतलब अभी नहीं खिसकना है, कहाँ से? इनमें से। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। और सघोष कौन कौन सा होने वाला है? तो तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, याद रहना है ऐसे ही। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ अघोष, अब देखिए किस चीज़ को हमें घिसना है, तो क्या हम लोग किसको घिस सकते हैं? जो नॉर्मल होगा उसको घस सकते हैं, लेकिन किसको नहीं घिस सकते हैं भाई? जो गर्म हो उसको हम घिस सकते हैं क्या? मान के चलो आपके पास ये लोहे का हम लोग दे दें, एक गर्म करके लोहा दे दें, तो क्या उसमें हम लोग घस सकते हैं? अपने हाथ को नहीं घस सकते हैं ना। तो जो उष्म व्यंजन है, ठीक है, कौन सा? उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन हमारे पास क्या है? अघोष है, ठीक है। कौन सा? उष्म व्यंजन, ठीक। तो उष्म व्यंजन हमारा क्या है? अघोष है। जबकि उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सघोष, तो और कौन सा बच गया? अंतस्थ व्यंजन, है ना। तो इसको याद रखना, अंतस्थ जो है, अंतस्थ, तो ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये हमारे क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। और साथ में सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर, तो सभी स्वर भी हमारे क्या होते हैं? सभी स्वर भी हमारे सघोष होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर एक चीज़ और अगर मैं बात कर लूँ अभी, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में से सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन तो हमारे हैं, क्या है? सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन हमारे पास वो हमारे सघोष हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ उष्म व्यंजन की, तो एक उष्म व्यंजन है जो कि वो हमारा क्या नहीं है? वो अघोष नहीं है, और वो हमारा होता है सघोष, जो है ह। आप देखो ह करके देखो ना, ह, तो ह जो है वो हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? वो हमारे आते हैं सघोष के अंदर। तो अगर अघोष की संख्या पूछी जाए तो यहाँ से देखिए कितने हो गए? ये हो गए 5 और ये हो गए 10, यानी कि पहला नंबर का 5, दूसरा नंबर का 5, तो 10 ये हो गए। और इसमें से अगर उसमें व्यंजन दिखे तो ह को निकाल दें, क्योंकि 3 तो स है हमारे पास, जो उसमें श स स, तो वो हमारे क्या हो गए? वो हमारे अघोष हो गए। मतलब 3 ये और 10 ये, मतलब इनकी अघोष की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होती है दोस्तों? ये हो गए हमारे पास 13, ठीक है। और अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो देखिए 11 तो स्वर हो गए और 15 ये हो गए, ठीक है, और एक ये हो गया। तो हमारे पास और साथ में अंतस्थ व्यंजन भी है, ठीक है, 4, तो ये 15 4 19 हो गया, ठीक है, 19 और एक 20 ये हो गया, और 11 हमारे पास हो गए स्वर, तो कितने हो गए? 20 और 11 31, ठीक है। तो 31 हमारे पास क्या है दोस्तों? सघोष की संख्या होती है। तो सघोषों की संख्या कितनी है? तो 31 है। कौन कौन से हैं? तो सघोष मतलब कि घूचे हुए, ठीक है, खिसके हुए। तो कहाँ से? इधर से, यहाँ से हमें खिसक लेना है, पहले और दूसरे नंबर से खिसक के इधर आना है सीधा, तीसरे चौथे पांचवे पे। तो ये हमारे सघोष हैं। और साथ में भाई सघोष
जिसको घिस सकते हैं वो अंदर से आए उसको हम लोग घिस सकते हैं, लेकिन ऊष्म जो गर्म है उसको नहीं घिस सकते, तो उसमें चला जाएगा अघोष में, और ये अंतस्थ में ऐसे याद रह जाएगा। और जितने भी सभी स्वर हैं वो भी, और साथ में ह वहाँ से ले लेना है अ को, ठीक है। तो हम लोगों का ये हो गया कंपन के आधार पे अघोष और सघोष। इसके बाद अब लास्ट हमारा बचा हुआ है, और वो लास्ट है संयुक्त व्यंजन, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बच गया वो है संयुक्त व्यंजन। अब उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या बच गया हमारे पास बच गया संयुक्त व्यंजन, ठीक है। कौन सा दोस्तों? संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आखिर है क्या चीज़, पहले ये समझते हैं। संयुक्त व्यंजन दोस्तों यानी कि ऐसा व्यंजन दो व्यंजनों को आपस में मिलाने से बने, यानी कि जब संयुक्त मतलब कि एक साथ मिल करके जब कोई दूसरा वाला बना ले तब वो हमारा कहलाएगा संयुक्त व्यंजन, ठीक है। यानी कि दो व्यंजनों के मेल से जो नए व्यंजन बने वो हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। तो वो ये कौन कौन से हैं और इनकी संख्या कितनी है वो हम लोग जान लेते हैं, और ये कैसे बने हैं वो भी जानेंगे। तो हमारे पास इनकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। कौन कौन सा? ये जो वाला जो 6 है, ठीक है, छत्री वाला 6, और एक त्र, छ त्र, और ज्ञ, और कौन सा बच गया हमारे पास दोस्तों? और हमारा बच गया जो है श्र, ठीक है। तो ये हो गया श्र, तो ये हमारे पास हो गया क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों के चारों होते हैं जो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये चारों के चारों कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। अब देखिए आजकल जो है ये इसके बाद ये यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते ही हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में आपको मिल जाएगा जहाँ हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। और साथ में अगर हिंदी पूछी जा रही है तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, चाहे वो आपके इंटरेस्ट एग्जाम हो चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, फिक्स है। तो ये हमें जानना जरूरी है। और आजकल एडवांस लेवल पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस अपग्रेड हो गए हैं इसके। अब ये पूछा जाता है, देखिए ये किन किन से मिल करके बना हुआ रहता है। तो ये हमारे बन करके रहता है जैसे कि श, तो ये हमारे बन रहता है आधा क प्लस श, ये वाले श से, ठीक है। और ये इसी तरह से बने हैं, तो क और श, तो इनसे मिल करके बना हुआ है ये छतरी का जो छ है वो, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब इसका जो क्वेश्चंस का अगर मैं बात करूँ तो आजकल पूछने का तरीका चेंज हो गया। अब आंसर में ऑप्शन में ये नहीं दिया रहता है, आजकल ऑप्शन में ये दिया रहता है, यानी कि आधा क, आधा श और इसमें अ, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई ध्वनि जब बोलते हैं तो उसमें अ रहता ही रहता है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को पूछना चाह रहा है, आप रट क्या है कि समझ क्या है, इस बात को जानने के लिए वो आजकल ऑप्शन में इसको नहीं देता है, ये हटा दिया, ये दे रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है, ये दोनों में हलंत लगा हुआ रहेगा और अ रहेगा, और अगर ऐसा ऑप्शन में ना है तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जिसकी त्र, तो ये तो ऐसी त्र होगा तो आ रहा है, यानी कि त हलंत लगा हुआ और र पूरा, तो ये त्र। अब इसका भी हम लोग अगर बनाएं इस टाइप से तो ये हमारा क्या हो जाता है? आधा त, आधा र और इसमें अ मिला हुआ रहेगा, ठीक है। इसी तरह से ज्ञानी के ग जो है, ये आप ज्ञ कहते नहीं है, ये ज्ञ मत पढ़िए, इसको जिया पढ़िए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आधा ज और य से मिल करके बना है, ठीक है, य ज्ञ, इसको हम लोग ज्ञ कहते हैं। और इसी चक्कर में क्या है, जब एग्जाम में आता है तो हम लोग ऐसा वाला लगा के आ जाते हैं गिया। अब ये गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। हमारे पास इसका आंसर क्या है? ये है, ठीक है। तो जिया होता है, और इसका भी लेटेस्ट वर्जन जब अब पूछा जाएगा तो वो हमारा होगा आधा ज, आधा य और अ। तो ये हमारा इसका क्वेश्चंस इस तरह से भी आंसर में मिले तो ये भी लगाना है। अगर दोनों दे दिया गया तो हमें ऑप्शन में ये लेना है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपकी समझ कितनी है, इसी वजह से वो ये ना दे करके ये भी दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट श्र, तो देखिए श्र, अब जब मैं इसको बनाऊंगा, ये श्र बनाऊं तो आप देख पाएंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके लेके गए और ऐसा, तो ये श, तो श में ये वाला श बनाना है अपने को। कौन सा वाला स? ये वाला स, ये शक्कर वाला स। देखो कैसा बन गया, इतना मिटाया तो मैं शक्कर वाला स बन गया ना। तो इसी स के ये आधा श और र, तो श इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कैसे बन गया? श आधा र प्लस अ, तो इस तरह से ये बना हुआ है श, ठीक है। तो ये हमारा आधा सा हलंत लगा हुआ श और ये र,
ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक जो है, अपने दोस्तों तक जो अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, किसी का भी हो, सी टेट हो, हर जगह इसमें से क्वेश्चन वर्णमाला से पूछी जाती ही जाती है। ठीक है, और अगर समझना है और दूसरे को समझाना है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि इतनी मेहनत लग रही है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पसीना वसीना, और ये पंखा जो है उसको हमें बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब उसको मैं ऑन कर दूं तो आप वॉइस जो है वो सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो वायु जो है, हवा जो है ना, ठीक है, हिंदी के चक्कर में वायु आ रहा है, तो वो जो हवा है वो माइक में बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से जो साउंड जो है वो काफ़ी ख़राब आने लगती है। इसलिए पंखा बंद करके हमें जो है वो ये शूट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, बाय।